ठीक है। अपना पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि ट्रांजिशन पता ही नहीं लगेगा, कब हम निदान में एंट्री लेंगे और कब चिकित्सा स्थान से बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और यही खूबसूरत बात है हमारे कोर्स की, जिसका नाम है सफल बैच, एक कदम सफलता की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं चरक निदान स्थान से। चरक निदान में कितने अध्याय बेटा? 8 अध्याय। ये हम कल ही बात कर चुके थे। लेकिन सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में कितने अध्याय हैं? 16। 16 जस्ट दुगने अध्याय इन्होंने डेडिकेट किए हैं निदान स्थान को। क्या बताइए, क्या ये कदम सही है अन्य आचार्यों का, दुगने चैप्टर डेडिकेट करना इस निदान स्थान को? बताइए फटाफट से, बोलते रहिए, समझते रहिए। क्या जरूरत थी निदान स्थान से एक स्थान को दुगने चैप्टर डेडिकेट करने की, जो कि आचार्य बाद में आए हुए हैं? आचार्य सुश्रुत सेकंड एडी, 7th एडी, ये 200 BC, बहुत बाद में आए हुए हैं। ये तो 900 ईयर का गैप है इनका, तो है ना। तो इन्होंने अगर 8 अध्याय बताए थे तो इन्हें 16 अध्याय क्यों ही बताने पड़े, और क्या ये जरूरत थी? क्या सही किया कि एक बोझ है हमारे ऊपर? जल्दी बताओ फटाफट से। और सही किया कोई एक बोलो बेटा। सर, इस बीच कुछ और डिजीज आ गई होगी ना। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है कि इस बीच कुछ और डिजीज आ गई थी, कुछ और चीजें हमें देखने को मिली, जैसे फिलहाल हमने हम सब हमारी 10 का है ना, 10 का ही है शायद ये। बस याद देख लेना, छोटे की मात्रा है बड़ी की मात्रा, ये आप देख लेना, मुझे इतना याद आ रहा है शायद छोटे की मात्रा है। वहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो वैद्य अच्छे से डायग्नोज बना लेता है, ये पहचान कर लेता है कि कौन सा रोग क्योरेबल है, कौन सा इनक्योरेबल है, कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य है, कौन सा कर्च साध्य है, इन सारी संभावनाओं को शुरुआती दौर में ही डायग्नोज बनाते समय तय कर लेता है कि इस बीमारी को, इस रोग को मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तदुपरांत ही वो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है। तो ऐसा वैद्य कभी भी अपनी ख्याति को, अपने धन को नहीं खोता है ना। तो डायग्नोसिस को और बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए अब बाद के आचार्यों ने 16 अध्यायों का निर्माण किया, और ये बहुत ही एक बेहतर कदम था संहिता के विकास के लिए। ठीक है मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नाम बताओगे बेटा, क्या है? ज्वर निदान है ना, पहले चैप्टर का नाम है ज्वर निदान। सर, एक बार सुश्रुत और अष्टांग हृदय के टाइम बता दीजिए। सेकंड एडी, ठीक है, 7th एडी। चरक की 200 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, पहली हेडिंग हम डालते हैं निदान पंचक। निदान पंचक यूजी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, टिप्पणी में पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। निदान पंचक, निदान पंचक में स्वभावतः 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहला तो आता है अपना निदान, जिसका व्यंजक निदान का पर्याय होता है बेटा। क्या समुत्थान निदान का पर्याय होता है? क्या आयतन निदान का ये होता है सर। पर्याय होता है? जी सर। क्या प्रत्यय निदान का पर्याय होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए, रिवीजन करके बैठिएगा, ठीक है।
रिवीजन करके बैठेंगे तो आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी। और निश्चित रूप से जो आप अभीष्ट गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, अभीष्ट परिणाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, निस्संदेह आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा रिवीजन जरूर करिएगा, या तो सोने से पहले कर लीजिए अगर आप निशाचर है मेरी तरह, लेकिन अगर आप अक्षय कुमार हैं, सुबह 4 बजे जग जाते हैं, तो पहली चाय की चुस्की के साथ पीडीएफ थोड़ा खोल कर पलट लीजिएगा। ये एक छोटी सी आदत, ठीक है। किसी को गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस नहीं भेजने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। थोड़ा पीडीएफ पलटो, है ना, कोर्स निपटाओ, सिलेबस निपटाओ, आईएएस वाईएएस बनो, क्या चक्कर में पड़े तुम लोग। निदान, पहला है निदान, दूसरा है प्राग रूप। प्राग रूप, इसे हम पूर्व रूप भी कह सकते हैं, पूर्व रूप। तीसरा है रूप, चौथा है उपशय, और अंत में है 5वें नंबर पर संप्राप्ति। यानी कि हमें किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस को निर्धारित करने में, ठीक है, हमें किसी भी निदान का मतलब कल ही बताया था मैंने कि जिससे निश्चय हो जाए व्याधि का, वो निदान है। देखो एक बात समझिए पहले, निदान दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक निदान का मतलब केवल कारण होता है, जिसे मैं कल पढ़ा था, प्रत्यय इत्यादि इसके पर्याय थे, वो कारण होता है। दूसरा निदान का मतलब होता है डायग्नोस, है ना। विभेदक निदान देखेंगे हम लोग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे। तो निदान के दो मतलब, निदान का मतलब यहाँ उस निदान से है जो पांचों शब्दावली को समेटे हुए है। जब निदान पंचक बोल दिया जाएगा तो आप पांचों को एक साथ समझोगे, यानी कि पांचों की भूमिका रहेगी किसी भी व्याधि के निदान करने में, ठीक है मित्रों। तो हमें अगर किसी व्याधि को अच्छे से जानना है तो हम ऐसे भी जान सकते थे। हमने पेशेंट से पूछा, भैया तुमने क्या खाया था? उसने कहा, अरे कुछ नहीं, रात भर जागते रहे, घर के आगे जो है शादी थी, सोने नहीं दिया उन लोगों ने, सुबह उठ के समोसा खा लिया, बीवी ने सत्तू घोल के दे दिए। अब मुझे देखो इन तीनों चीजों से आपको क्या लग रहा है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है इसका? वात। वात हुआ है ना। हमने रुक्षान्न का सेवन किया सत्तू के रूप में, हमने समोसा आए तो आहार विहार कर लिया, और रात्रि जागरण कर लिया, हमने तीनों चीजों से वात का प्रकोप हुआ। तो हमने पता कर लिया, पेशेंट से निदान पता कर लिए, तो क्या हम इस निश्चय पे पहुंच सकते हैं कि इसको जो व्याधि है वो वातज है कि नहीं? बताओ, इस निश्चय पे पहुंच सकते हैं बेटा? जी सर। तो फिर बाकी चीजों की क्या ही जरूरत थी इन सबको पढ़ाने की, है ना। सीधा निदान बता देते आचार्य, हम पेशेंट से पूछते, पेशेंट बता देता, हम उसको वात नासा चिकित्सा दे देते, मामला रफा दफा हो जाता, मास्टर को इतना नहीं झेलना पड़ता, इतनी लंबी क्लास नहीं करनी पड़ती। ऐसे क्या आवश्यकता रही होगी, ऐसे क्या मजबूरी रहेगी आचार्य की, इन्होंने सिलेबस में इन सब चीजों को भी डाला? बताओ, सोचो सोचो सोचो। अगर आप मान लो किसी को सर वातों की भी 80 व्याधियां होती हैं ना, तो सर अच्छा, उन व्याधियों के। जी। मुझे भाई एक बात बताओ, देखो अगर आप किसी को जो है पवित्र हफ्ते में पहले ही दिन 7 फरवरी को गुलाब देते हैं, तो क्या उसी दिन सारा काम हो जाता है? उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या बेटा? उसी से काम चल जाता है जीवन भर? नहीं सर। नहीं चलता ना। वो तो एक शुरुआत होती है, आगे इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कई बार आपको बहुत अजीब से एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, अपना फोन चेक कराना पड़ता है, घर वालों की इजाजत करनी पड़ती है, छोटी बहन से बात करानी पड़ती है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। यही वजह है कि सारी व्याधियां केवल निदान से नहीं जानी जा सकती। कुछ में जरूरत पड़ेगी प्राग रूप के, हम पूर्व देखने पड़ जाएंगे, क्योंकि हम जब इंद्रिय स्थान पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ चुके जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब पूर्ण रूप से, जब सारे पूर्व रूप के लक्षण मिल जाते हैं किसी व्याधि में, तो वह व्याधि निश्चित रूप से असाध्य हो जाती है। यानी कि अगर सारे के सारे पूर्व रूप मिल जाए, जितने बताए गए हैं आप्त पुरुष के द्वारा, जितने ग्रंथों में, जितने आर्ष ग्रंथों में, संहिताओं में बताए गए हैं पूर्व रूप, यदि व्याधि में उस पेशेंट के अंदर सारे के सारे मिल जा रहे हैं हमको, तो निश्चित रूप से वो व्याधि असाध्य है और मरण कारक है, निश्चित मृत्यु को देने वाली है। समझो इस बात को। ऐसे रूप के बारे में देखेंगे, ऐसे उपसे देखेंगे, उपसे 18 प्रकार के देखेंगे चक्रपाणी के अकॉर्डिंग, और संप्राप्ति देखेंगे कि आखिर कैसे निदानों के सेवन से लेकर और डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक, लक्षणों के भेदों तक, कैसे बीमारी जन्मती है और आगे बढ़ती है, ये सब संप्राप्ति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो आप समझ रहे हैं ना कि निदान पंचक क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें डायग्नोसिस बनानी है। क्योंकि ट्रीटमेंट तो कोई भी दे लेता है, 2 महीने किसी भी आप डॉक्टर के यहाँ काम कर लो, आपको सारा ट्रीटमेंट याद हो जाएगा, कौन सी एंटीबायोटिक किसमें देनी है, कहाँ एंटीबायोटिक देनी है, कहाँ पेन किलर देनी है
है ना, कौन सी जो है एनाल्जेसिक है या एंटीपायरेटिक है, सारे ड्रग्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सिर्फ 2 महीने की बात होती है। फार्माकोलॉजी का सिलेबस देखा होगा, इतना ही है द्रव्यगुण। लेकिन दवाई देना डॉक्टर का काम नहीं होता है। दवाई तो वो लिख देगा तो फार्मासिस्ट भी दे देगा। डॉक्टर का असली काम होता है ये कि वो उसमें ये पहचान ले पहले कि बीमारी क्या है। क्योंकि अगर हम बिना बीमारी को जानने उसका इलाज करने चले जाते हैं ना, ज़बरदस्ती गड़बड़ हो जाती है। हमें जानना चाहिए कि आखिर वहाँ रीजन है क्या, बीमारी क्या है, तब तो दवा करेंगे। आइए यही सब बकवास करेंगे इस स्थान में। जी सर। चीज क्या होता है। निदान के पर्याय देख लेते हैं। निदान के पर्याय हेतु, मैं बेटा निदान के पर्याय बता रहा हूँ आप लोगों को। हेतु है बेटा निमित्त है। दूसरा पर्याय क्या है इसका, निमित्त है। तीसरा इसका आयतन है। लो पहले मैं सरल सरल से लिख देता हूँ, बाद में कठिन कठिन लिखेंगे। कर्ता है, कर्ता कौन है, ईश्वर। और 3 मैं अलग लिख देता हूँ, 3 अलग लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आयतन, प्रत्यय और समुत्थान। मैंने कल आपको बताया भी था कि कैसे कैसे इनको हम बता सकते हैं। आया, जिससे रोग आया वो निदान है। जो किसी की निर्माण में कारक हो प्रत्यय है। जिससे कोई उत्थान यानी उठता है, उत्पन्न होता है, वो कारण है। इसको पहचानना ऐसे है, लक्षण से कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना वहाँ पे। आप समझिए इस बात को। तो ये थोड़ा सा लिख ही लीजिए आपके, ये वाला UPPSC 2018 में पूछा गया है। ठीक, ओके। नहीं भी याद होते, मान लो कुछ लोग मेरे जैसे मूर्ख हैं, कम IQ लेवल वाले हैं, ठीक, याद रखना कि निदा आयत के कारण, आयत के कारण प्रत्येक कर्ता का, यूजी के लिए बता रहा हूँ कि यूजी के लिए, पीजी में तो पहचान ही लोगे आप, कर्ता का उत्थान करती है, उत्थान करती है। ओके। हम मान लेते हैं कि कोई निदा नाम से कोई व्यक्ति है, निदा फाजली। आप लोग आयत जानते हो, आयत किसे कहते हैं? रेक्टेंगल। जी सर। क्या होता है? रेक्टेंगल। काशिफा बताओगे बेटा आयत किसे कहते हैं? आयत सर कुरान के सर वर्सेस आयत को का आयत मतलब बोलते होता है, मतलब क्या बेटा? एक बात स्टार्ट होकर जहाँ पे एंड हो रही होती है, मतलब कुरान की एक लाइन जहाँ स्टार्ट होकर एंड हो रही होती है, तो जहाँ एंड होती है उसे आयत बोलते हैं कि तो एक क्या आयत हो आयत क्या गई। श्लोक जैसी होती है क्या? वर्सेस के है ना, वर्सेस बोले या तो सिर्फ श्लोक ही तो हो गया ना एक तरीके का। ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं पता। जी। आयत होती है ना, एक उर्दू में आयत होती है, एक सेंटेंस होता है जिसमें कुछ अच्छी बातें लिखी जाती हैं। तो मान लो सर आयत निदा, पढ़ी जाती है हाँ जो भी शायरी यार, में। पहले लिखी जाएगी तो पढ़ी जाएगी। तो निदा मान लो कोई व्यक्ति है, लड़का या लड़की जो भी है, तो आयतें पढ़ता है, अच्छी अच्छी आयतें पढ़ता है, बहुत अच्छी आयतें पढ़ता है। तो उसके कारण, अब अच्छी आयतें पढ़ेगा तो अच्छा दिमाग होगा। वो प्रत्येक कर्ता का, अपने प्रत्येक दोस्त का उत्थान माने, मैंने क्या बताया था, उत्थान माने होता है प्रोग्रेस करना, उसको मोटिवेट करना। तो निदा आयत के कारण प्रत्येक कर्ता का उत्थान करती है। निदान, आयतन, कारण, प्रत्यय, कर्ता, उत्थान यानी कि समुत्थान। ठीक है, निदा का मतलब है निमित्त भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, वरना सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हो। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और देखते हैं गहराई से। निदान के भेद कितने हैं ये देखते हैं। निदान के भेद कितने हैं? निदान के 3 भेद होते हैं बेटा, कल मैंने आपको बताए थे। निदान के मुख्यतः तो 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। AIKS।
हाँ, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम। असिस्टेंट IAS, यानी कि असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग। दूसरा होता है प्रज्ञा अपराध। तीसरा होता है परिणाम, इसको काल भी कहते हैं। भागवत इन तीनों का नाम और रख देते, इवन आचार्य चरक ही एक श्लोक बोलेंगे, इवन बोला भी इन्होंने चरक सूत्र 1 में, तो उसको वो कर्म इत्यादि से बताते हैं। वो कर्म बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो लेकिन हम मुख्यतः यूजी में लिखने के लिए ऐसे ही लिखेंगे, असात इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध, परिणाम, इसको काल भी बोलते हैं। ठीक है, कल हमने इस बारे में चर्चा की थी और आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इस बारे में, लिखने के लिए आता है क्वेश्चन क्योंकि। तो पहली चीज उठाते हैं हम लोग, असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग। यहाँ से बहुत अंदर से क्वेश्चन निकलता है, पीछे के लिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होने के बाद इसके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं, त्रिविध विकल्प। त्रिविध विकल्प, जैसे कि मान लो कोई पड़ोसी कहे कि अपने बेटे को इतना दूर भेज रहे हो, वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने के भी 3 कारण हो सकते हैं, कि या तो वो जुआ खेलना शुरू कर देगा, या शराब पीना शुरू कर देगा, या इन दोनों से भी खराब हालत जो होती है वो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ 3 विकल्प हैं, इसके बिगड़ने के भी कितने विकल्प अपने पास? 3 विकल्प हैं। आप समझिए इस बात को। तो इसी तरह से 5 तो इंद्रियां हैं हमारे पास, क्योंकि हमें क्या कराना, फाइनली इंद्रियों और अर्थों का संयोग कराना है, जो कि फेवरेबल ना हो, असात में हो, उसके लिए अच्छे से काम ना करता हूं। तो हमारे पास 5 इंद्रियां, 5 ही अर्थ हैं, तो ये तो 5 हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियां। और अपने पास कितने विकल्प हैं बेटा? 3 विकल्प हैं। वो 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं? या तो अतियोग होगा, या फिर अयोग होगा। याद रखना बेटा, बागवट अयोग को हमेशा हीन योग बोलते हैं। जब भी आप बागवट पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, तो देखेंगे वहां पे हमेशा हीन योग बोलते हैं इसको। वो थोड़ा सा लिटरेचर में फर्क है। और ये हो गया फिर है मिथ्या योग। तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग यदि असात्म तरीके से हो, तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मुझे बताओ फाइनली कि टोटल कितने हो जाएंगे फिर ये? 5। 15। 5 दिया 15। तो कभी क्वेश्चन आए और ऑप्शन में लिखा हो कि असात्म इंद्रिय अर्थ संयोग के कुल कितने विकल्प होते हैं, और ऑप्शन दिया हो आपको 5, 3, 9 या 15, और एक वर्ड याद है ना, कुल कितने विकल्प होते हैं, तो क्या आंसर लगाओगे? 15। 15। 15 लगाओ। वेरी गुड, 15 लगाओ। अद्भुत बच्चे हो तुम लोग, बहुत होशियार हो, पता नहीं कहाँ से लाते हो इतना दिमाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध कितने प्रकार का हो सकता है बताओ बेटा? 3 प्रकार का हो सकता है। जो प्रज्ञा अपराध में 3 ही चीज बिगड़ती है, मैंने कल इस बारे में चर्चा की थी आप लोगों से। कहा था धी धृति स्मृति विभ्रंश होता है, या तो धी खराब होगी, या धृति, या फिर स्मृति। ठीक मित्रों, और इसके कितने विकल्प हैं अपने पास? विकल्प तो हमेशा बेटा, 3 ही हाँ है सर। विकल्प तो 3 ही रहेंगे हमेशा।
या तो अतियोग होगा या अयोग होगा या फिर मिथ्या योग होगा। ओके, थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें, वैसे तो सारे स्थान जब पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर डेडिकेट किया गया इस चीज के लिए, फिर भी थोड़ा समझ देखिए, जो बेटा धी होती है, एक तरह से बुद्धि का पर्याय मान लें इसको, ये होती है निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, यानी कि ये डिटरमाइन करती है चीजों को, ये बताती है सही या गलत, बीच का कुछ नहीं बताती है। बीच में तो आप लाते चीजों को, नहीं यार वो बुरा तो है लेकिन ठीक ही है, मतलब क्या ही बुरा है उसके अंदर, ये जो नौटंकी जो करते हो आप करते हो। बुद्धि चाकू की तरह होती है, चाकू के आगे उंगली लाओगे तो ये नहीं सोचेगा कि लड़की की उंगली है थोड़ा धीमे से काटता हूँ, या लड़के की तो तेजी से काटते हूँ, ऐसा चाकू नहीं सोचता है। बुद्धि बिल्कुल सही गलत एक बार में बता देती है ना। एक होता है ना सिक्स सेंस हमारे अंदर, हमें देख के फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला कैसा है, भले वो अपनी कितनी बुराई कर रहा हो या भले वो अपनी कितनी तारीफ कर रहा हो, पर हमें पता होता है। सुनते लड़कियों के अंदर ज़्यादा होता है ये, वो पहचान लेती हैं दूर से। तो वो वाली बात है ना, भी निश्चय कर देती है कि सही और गलत क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह आपको 5 बजे उठना चाहिए ना उठना चाहिए, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आंसर आता है, यस या नो? नहीं सर। यस, उठना चाहिए, देखो उठना मजाक चाहिए। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद आता है कि नहीं नहीं सर हम तो रात को लेट सोते हैं तो सुबह कहाँ ही जग पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब पहली बार मैं बोलता हूँ कि क्या हमको सूर्योदय के समय जगना चाहिए नहीं जगना चाहिए, दिमाग में क्या आता है, यस या नो? यस। जैसे आता होगा ना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या हम सब लोगों को आज की डेट में जहाँ सोनम जैसी लड़कियां हैं, जहाँ पर नीले ड्रम की वारदातें होती हैं, क्या हमको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यस या नो? नहीं सर। नो। नो। है ना, पहले नो ही आता है, क्योंकि बुद्धि हमेशा सच बताती है, लेकिन बाद में सोचते हैं अरे यार जवानी तो कट जाएगी, जब तक सैलरी मिलेगी हम कमाएंगे, फिर बुढ़ापे में क्या होगा, कौन खाना खिलाएगा, चलो कर ही लेते हैं, है ना। और दादी जी भी कह ही रही थी मेरे मरने से पहले प्लीज शादी कर लो, वरना मैं कैसे, मुझे जन्नत नसीब होगी। तो वो सब हम ड्रामा अपना रचते रहते हैं उसमें। तो धी तो यही काम करती है, और धरती करती है धारण का काम, जो हम कुछ सीखते हैं तो धारण कर लेती है और चीज़ों को रेगुलेट करती रहती है। क्योंकि हर चीज़, हर समय हम बुद्धि नहीं चलाते, हम सोते हैं, हम बहुत से काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत से काम करते रहते हैं, तो हर समय बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ हमारी धारणाएं काम करती हैं, धारणात्मक बुद्धि काम करती है। तो धरती है, स्मृति क्या होती है कि जो हमने, एक इसका श्लोक दिया हुआ है आई थिंक ऐसा कुछ है कि दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम, अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते, ऐसा कुछ श्लोक है, चरक शारीर एक में दिया होगा आई थिंक, देख लेना वहां पे। कि स्मृति क्या है, जो आपने दृष्ट देखा, जो सुना और जो फील किया, जो आपने अनुभूत किया, जो फील किया, क्योंकि जो आप फील करते हो बेटा वो भी तो आपको याद रहता है ना। बताओ, याद रहता है? आप जब पहली बार पी के मूवी देखने गए थे, जब पहली बार आपने बाहुबली 2 देखी थी, कुछ फीलिंग याद है सिनेमा हॉल की? या पहली बार जब उससे मिले थे, ध्यान है? टेम्पटेशन में कुछ याद आ रहा है क्या? रखिए हो मास्टर जख्मों पर नमक छिड़क रहे हुए हैं, लड़के दोस्त बन नहीं पा रहे हैं, टेम्पटेशन जाएंगे, कोई बात नहीं, सॉरी। मतलब हम समझते हो, मान लो हम कह रहे हैं कि आप मान लो कभी झूले में झूल रहे हो नुमाइश में, और झूला अचानक से बंद हो जाए, वो डर वो आज भी याद है हम लोगों को ना। तो दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मृणात स्मृति, वो सब क्या है, स्मृति है। स्मृति बहुत काम करती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमारी स्मृति लोप हो जाए, हमें ये याद न रहे कि हम डॉक्टर हैं, और सुबह उठ के हम लोग जीन्स और टी शर्ट में चले जाएं कॉलेज, खासकर फर्स्ट ईयर वाले, क्या होगा? कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसने शादी बारात में रसगुल्ला देखा, 5-6 रसगुल्ला ले लिए, क्या होगा? बताओ, दिक्कत होगी नहीं होगी बेटा अगर हम स्मृति का लोप हो जाए हमारे अंदर तो? जल्दी बताओ। होगी जी सर। जी जी सर। तो कितना मायने जी रखती सर। है, अब समझ जाओ कि कैसे ये निदान है। आप समझ रहे हो ना, हम निदानों में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यदि धी धृति स्मृति में से कुछ भी विभ्रंश हुआ, कुछ भी गड़बड़ हो गया मित्रों, तो मामला रोग तक पहुंच जाएगा, मामला निदान तक पहुंच जाएगा, बीमारी हो जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। और यही मैंने एक थ्योरी दी थी यहीं पर अपनी थीसिस में, डीवीसीटी, धी आदि विभ्रंश करेक्शन थेरेपी। ठीक है, ये मॉडर्न के सीबीटी मॉडल से ज़्यादा एडवांस है।
खैर इस पे कोई आएगा प्रैक्टिकल वर्क करेगा, क्योंकि ये तो मेरी एक थ्योरी थी जो मैंने अपनी थीसिस में सबमिट की है एमडी के दौरान। हम और आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर धोती का बता दीजिए क्या है। क्या बेटा? धोती का बता दीजिए। धृति देखो ऐसा है, धी और स्मृति के बीच में एक लिंक होता है। यानी कि एक तो चीज है कि हाँ एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है हमारे पास, सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे पास कि हमने कोई चीज सीखी, सच और झूठ का ज्ञान हमारे पास आया, सत्य असत्य का प्रमाण के द्वारा, वो धी है। लेकिन ये धी फिल्टर होने के बाद देखो, सुनते तो पूरे दिन बहुत सारी चीजें सबकी सुनते हैं, करते मन की है, कहते नहीं सुनना सबकी करना मन की, फिर भी हमारी यादों में आप जा रहे हैं कॉलेज, यहाँ पर मान लो कोई मस्जिद पड़ी और यहाँ पे मान लो कोई मंदिर पड़ा, आप बिना कहे आपका सिर कहाँ झुक जाएगा, बिना कोई कॉन्शियस हुए, है ना? आपके सामने अचानक गाड़ी आ जाए तो आप पीछे अचानक हट जाओगे, नहीं हट जाओगे? ठीक है। ऊपर से जो जो हम कुछ सीखते हैं, मैंने ना, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमने जो जो सीखा, क्या सब कुछ हमें याद रहता है? नहीं, हम याद करना भी नहीं चाहते हैं। हम ध्यान देते हैं उन खास लोगों के अल्फाजों पर जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि वही तो हम धरती बना रहे होते हैं। और यही हमें रेगुलेट करती है, दिन भर हमें ये रेगुलेट करती है, ये हमें पागल बनाती है कि वो अच्छा है वो बुरा है। होता कुछ नहीं है, होते सब ऐसे ही हैं, होते सब बुद्धि की तरह निश्चयात्मक ही हैं, एकदम प्योर होते चाकू की तरह। यानी कि सब लोग न्यूट्रल होते हैं। मैंने आपको, चलो जब मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा शून्यता सप्तति बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, तब आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें न्यूट्रल होती हैं। हम मीनिंग डालने लगातार उसमें, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, कोई झूठा सच्चा होता ही नहीं है, हम बस रोज मीनिंग डाल रहे हैं अपने बिहाफ पर। यही बेटा, यही धरती है, समझ रहे हो बेटा? ये समझो कि जो जो हमने धी से सीखा और फिल्टर होकर जो हमारे पास रह गया हमें रेगुलेट करने के लिए, वो धरती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सर इसमें क्या बेटा? दी धृति का यदि अतियोग हो जाता है तो ये तो सर एकदम स्वामी विवेकानंद वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये बुरा या प्रज्ञा अपराध कैसे हो गया? बेटा पहली बात तो आपका नाम क्या है बताइए मुझे? जी सर, अभिषेक नाम है मेरा। लेकिन जो नाम मुझे शो हो रहा है राम अभिषेकम, कितना सुंदर नाम है पहली बात तो आपका, इसके लिए बधाई के पात्र। किस कॉलेज से बेटा आप? सर सीएस कॉलेज से हूँ एटा से। अच्छा सीएस कॉलेज से हो, चरण सिंह। जी सर। ओके, तो क्या पूछा, दोबारा पूछिए बेटा, क्या कह रहे थे आप? अच्छा अतियोग हो जाए, अच्छा तो नहीं बेटा स्वामी समझो समझो, यहाँ पे वो वाला अतियोग नहीं हो रहा है। आप समझिए, अगर स्वामी विवेकानंद वाली स्टेज पहुंच जाए हम अतियोग से, तो क्या हमारे लिए निदान हो जाएगा या वरदान हो जाएगा? सर ये तो वरदान के समान है। वरदान हो जाएगा ना। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तो ये तो देखो नहीं मतलब है इसका, है ना? जी इसका सर। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अब थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। देखो यदि स्मृति है, सोचिए आपको हर एक चीज याद रहे। 10 साल पहले जिसने आपको रिजेक्ट किया था उसका चेहरा अगर आपको आज भी हूबहू याद रहे, तो क्या आप जी पाओगे चैन से बेटा? नहीं सर। मैं होता तो जी लेता। खैर छोड़ो, है ना? अगर मान लो स्मृति बिल्कुल ही आपको याद न रहे, आपने अभी पढ़ा और रात तक भूल गए मैंने क्या पढ़ाया था, इवन मेरा नाम ही भूल गए, डॉक्टर शाश्वत कौन है, तो क्या सही रहेगा आपके साथ? नहीं सर। मैं आपसे कह रहा हूं मान लो कि नहीं बेटा देखो शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि शादी करने से जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। मैंने इतना बोला कि मायने बदल जाते हैं, पर आपने इसका मिथ्या योग निकाला। आपने कहा मास्टर कह रहा था मायने बदल जाते हैं, लगता है जिंदगी जहन्नुम से जन्नत हो जाती होगी। लेकिन क्या मैं ये कहना चाह रहा था? नहीं सर। है ना? तो ये इसके इस तरह समझो कि इस तरह से इसका अतियोग अयोग और मिथ्या योग होता है। वो वाली पॉजिटिविटी वाली कंडीशन में नहीं जाएंगे स्वामी विवेकानंद वाली में। और याद रखना, आचार्य स्पाइडरमैन ने एक बात कही है कि, क्या बात कही है कि ज्यादा शक्तियों के साथ आती है बहुत बड़ी ना, बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। याद है आपको डायलॉग? सर मूवी देखी थी। जी सर, ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी है ना? प्लीज, हाँ 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 वही, इंग्लिश तो नहीं आती मेरे को तो नहीं। प्लीज मार्वल और डीसी की मूवी जरूर दिखा करो, वरना बहुत पछताओगे क्योंकि ऊपर तो बहुत तेल में फ्राई किया जाना हम लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपने कभी नोटिस किया है, स्वामी विवेकानंद बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, लेकिन कितने साल जिए थे पता है आपको ये? सर 40 साल थे सर। 30 40 साल भी नहीं थे, आई थिंक 38 साल जिए थे।
जी सर, है ना? 40 से। आप जितने भी महान लोगों की बात करोगे, इवन ओशो इतना ब्रिलियंट व्यक्ति कितने साल जिए थे सोचो? वो शायद 68 या 58 साल ही जिए थे, है ना? लगभग मतलब लगभग। जिन लोगों को जितना ज्यादा जीना चाहिए था, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा शक्ति भक्ति के चक्कर ना पड़ो, है समाधि हमाधि में डूब जाए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। घर वालों ने बहुत उम्मीद लगाई तुमसे कि चांद सी बहू लेके आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग प्रज्ञा अपराध हो गया। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे, मैं सब भूल जाता हूँ। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। परिणाम की बात करते हैं। तीसरा है परिणाम। परिणाम में क्या है? इसको हम काल भी कहते हैं, समय भी कहते हैं। मुझे बताओगे कि ये काल जो होता है वो कितने प्रकार का होता होगा? बताओ, आयुर्वेद में कितने प्रकार का माना है ये समय? ये मुख्य विभाजन है। तो दो ही सर 3। तुम पगले हो सबके सब। दो कितने सीजन है हमारे पास? कितनी ऋतुएं हैं? सर 6 ऋतु है। ठीक है। और विकल्प कितने अपने पास? 3। त्रिविध विकल्प हैं, वही सेम है। तुम्हें क्या बताऊं? बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, इसका खुला हुआ है। या मुझे संहिता पढ़ानी थी, मैं लिखाने में लग गया। रुक जाओ, वैसे ये निपटा दो। तो ये यहाँ पर बेटा कितने बनते हैं? सॉरी, मैं दूसरा तो बताने भूल गया बातों बातों में। रुक जाओ। हमने यहाँ देखा था, तो ये हमारे पास है 5 × 3 15 विकल्प। ये हमारे पास कितने हैं? 3 और 3 बताओ। 9 सर। 9 सर। और ये हमारे पास कितने हैं? 6 और 3 18। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है, क्योंकि ये डलहड़ ने टीका करी है इस पे। और आचार्य डलहड़ ने कहा है कि 18 ऋतु व्यापत्तियां होती हैं, यानी कोई ऋतु 18 तरीके से विकृत हो सकती है टोटल मिला के। तो आचार्य डलहड़ का एक कोट याद रखना, 18 आंसर जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ऊपर वाले नहीं पूछे जा चुके, तो इसलिए इनको भी याद रखिएगा। कभी भी ये भी पूछे जा सकते हैं कि असात नृत्य के कितने हैं? टोटल 15 हैं। प्रज्ञा अपराध के टोटल 9 हैं। ओके। कई जगह आचार्यों ने प्रज्ञा अपराध की जगह पे क्या लिखा है पता है आप लोगों को? उन्होंने लिखा है यहाँ पर वाणी, मन और शरीर का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखे रहिएगा, या तो प्रज्ञा अपराध लिखा आएगा या वाणी मन शरीर, दोनों चीज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। काय वाचा मनसा, है ना, तीनों से हमें अपराध नहीं करना है, किसी प्रकार का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग नहीं करना है। तो हमने फाइनली ये देख लिया कि कैसे निदान को 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। हमने निदान के पर्याय देखे और निदान के भेद देख लिए, और यूजी के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन पर्याप्त है। इसमें और अपनी कहानी लिख सकते हो बना के, फ्लो चार्ट के तौर पर आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देखो, इसको आप इतना लंबा खींच सकते हो इस वाली लाइन को। जैसे इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों आप टेबल बना लोगे भैया। देखो 5 ज्ञान इंद्रियां, तो पहली होती है चक्षु इंद्रिय। फिर लिखोगे चक्षु इंद्रिय का अतियोग। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अतियोग। अतियोग में क्या लिखोगे कि यदि आंखों से आप बहुत ही चमकदार चीजों को बहुत नजदीक से देखते हैं तो रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। फिर दूसरा लिखोगे अयोग, यानी कि आंखों से आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तीसरा मिथ्यायोग, यानी जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, जैसे बैकृत रूप इत्यादि, है ना, भयानक रूपों को देखना, दुस्वप्नों को देखना। तो ये चीजें, तो ऐसे आप हर एक उसको उठाओगे इंद्री को, और उसके बारे में ऐसे श्रोत इंद्री लिख दोगे, ऐसे सबको लिख दोगे। पहले आपसे एक बात पूछ लो बेटा, इंद्रियां कितनी होती हैं? ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 होती। कौन कौन सी होती हैं बताओगे जरा? फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का है। चक्षु, घ्राण, घ्राण, जीवा। तो क्या और बेटा? क्या बेटा? जीवा सर, चक्षु, घ्राण, कर्ण, जीवा, कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय। वेरी गुड। पता है कितनी शर्म की, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग बुरा मान जाओगे। तुम लोग बुरा मान जाओ, कितनी निंदनीय बात है सीरियसली ये। तो कुछ लोग तो 21 बैच तक पहुंच गए पढ़ते पढ़ते। हद हो चुकी है, अब हद हो चुकी है। आजा
देखो एक ट्रिक याद रखना, शोष चरघा, शोष चरघा, मैं जो बता रहा हूँ समझ लेना इसको, ना सब क्वेश्चन गलत करके आओगे। कर्ण इंद्रिय कुछ नहीं होता है, कर्ण अधिष्ठान होता है हमेशा, ये होती है श्रोतेंद्रिय, ठीक है। स्पर्श इंद्रिय होती है दोस्तों, ये त्वचा पुचा कुछ नहीं होती है, अधिष्ठान होता है। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय होती है, नेत्र अधिष्ठान होता है। रसन इंद्रिय होती है, जिब्या कुछ नहीं होता है, अधिष्ठान होता है। ऐसे घ्राण इंद्रिय होती है। ये ब्लेंडर मत करके आना एग्जाम में, बता रहा हूँ उनको। वो आपसे इंद्रिय पूछ रहा है, ना कि इंद्रिय अधिष्ठान पूछ रहा है। समझ रहे हो दोनों में फर्क? जी सर। तो लिख लो फटाफट इसको। खैर मैं जब चरक शारीर पढ़ाऊंगा तो पढ़ा ही दूंगा फिलहाल, लेकिन ये तो गलत बात है, तो पदार्थ का टॉपिक आई थिंक सबको पता होना चाहिए। खैर मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या बता रहा था मैं तुम लोगों को? कुछ याद दिलाओ आंसर यार। कैसे लिखना है इंद्रियों का हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ, देके। तो आपको बस यही बता रहा था कि जैसे इसको आप बहुत लंबा खींच सकते हो, 5 इंद्रियों का नाम लिखो और अत्योग अयोग और मिथ्यायोग की अपना लगाते रहो। कि मान लो बताया था आपको ना श्रोतेंद्रिय वाला, कि अगर श्रोतेंद्रिय का लिखेंगे तो उसका अतियोग क्या हो जाएगा, अरिजीत सिंह के गाने बहुत ज्यादा सुनना। अयोग का मतलब हो जाएगा म्यूजिक में टेस्ट ना होना। मिथ्यायोग का मतलब हो जाएगा सुनने आपको सुनिधि चौहान के गाने हैं और सुन रहे हो आप अलग ही दुनिया के गाने, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या सुन रहे हो उसकी फालतू बकवास, जितनी देर में उसकी फालतू बकवास सुन रहे हो, यूट्यूब पे जाओ, गीता डालो गीता, या अर्जुन कृष्ण के संवाद डालो, सुनो क्या मजा, एक अच्छी कव्वाली सुन लो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज इतना रहने देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको संहिता पढ़ा देता हूँ, कल कुछ पढ़ा रहा था मैं, यहाँ तक बात हो चुकी थी। आज थोड़ा मुझे शुरू करना था बैच को, तो इसलिए मैंने लिखाना शुरू कर दिया है। हम संहिता पढ़ रहे थे पहले। हमारा देखो, हमारा क्रम ये रहेगा, हम पहले संहिता पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, संहिता पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, एक वीकली टेस्ट देंगे, ये तरीका रहेगा। सब कुछ कवर हो जाएगा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसका आप क्वेश्चन सॉल्व न कर पाए, ठीक है। ऐसे अपनी पूरी कोशिश रहेगी और आप जरूर साथ निभाइएगा। साथ निभाना साथ किया। रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और यही सेम क्वेश्चन यूपी PSC 2018 में आया हुआ है। दोनों सर क्वेश्चन आपकी एक ही स्क्रीन नहीं आ रही है। जी सर क्या आप सब मास्टर में कमी देखने से पहले आप अपने नेटवर्क चेक करो। देखो, अत त्रिविधा व्याधि प्रादुर्भवन्ति, कह रहे हैं कि प्रादुर्भाव के हिसाब से, उत्पन्न होने के हिसाब से देखा जाए मास्टर, तो ये रोग, ये व्याधियां 3 प्रकार की होती है मित्रों, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था एग्जाम में जब आया था ये, कि निम्नलिखित में से कौन व्याधियों का भेद नहीं है। तो एक में ये 3 दे रखे थे, एक में ये 2 दे रखे थे, एक में कुछ और दे रखे थे, शायद बात पित्त कफ जैसे दे रखा था, और एक और दे रखा था। तो आंसर गया था ऑल ऑफ दीज इसका, आई थिंक, है ना, या बोथ गया था, BNC कुछ करके गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से पहले भी आया हुआ, फिर से आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सर एक बार और बता दीजिए, आवाज कट गई थी आपकी। मैं बेटा ये बता रहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PSC 2018 MO में। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से व्याधियों का भेद नहीं होते हैं। तो एक ऑप्शन ये था आग्नेय, सौम्य, वायव्य। दूसरा था राजस, तामस। और तीसरा कुछ और रहा होगा, निज, आगंतुक। और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दीज गया था, स्वाभाविक रूप से बात है। लेकिन अब इस घटना को मैंने 5 साल पहले पेपर देखा था, 6 साल पहले पेपर देखा था, मुझे याद नहीं है। हो सकता है कि इसका आंसर B और C गया हो, पर इतना ध्यान है कि क्वेश्चन यही था। ये दोनों ऑप्शन तो थे, तीसरा ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो मैं ऐसा अपना बना के निजागुन तक लिख के ऑल ऑफ दीज बता रहा हूँ। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, मैं आपसे जब आप सिलेबस हो जाएगा तो लगवाऊंगा सारे क्वेश्चन, तब हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बीच में जो मुझे याद आता रहेगा आपको बताता रहूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था ये वाली बात कि प्रादुर्भाव के हिसाब से 3 रोग तो ऐसे होते हैं, इनको बेटा वैसे एक चीज लिख ले यहाँ पे, इनको कहते हैं हम लोग पंचविध गद। पंचविध गद, गद का मतलब होता है विष या रोग या आतंक, ठीक है। तो गद होते हैं 5 प्रकार के रोगों की यहाँ बात हो रही है। तो याद रखना बेटा, आपने नोटिस किया है आग्नेय से मतलब यहाँ क्या है, पित्त ही तो है, बताओ। सौम्य से मतलब क्या है, यहाँ कफ ही तो है। सौम्य से क्या होता है, शरीर में कफ होता है। और वायव्य से मतलब तो वायु है ही है। लेकिन प्रश्न ये पूछता है बाबा में आपसे कि आचार्य अक्सर एक क्रम ये बताते हैं लिखते समय, वात, पित्त, कफ।
लेकिन यहाँ अचानक आत्रेय जी को क्या हुआ मित्रों कि इन्होंने पहले आग्नेय बोला, फिर सौम्य बोला और फिर वायु बोला है। उल्टा कर दिया है पूरा, पित्त कफ और वायु कर दिया है। ऐसा काहे किए हैं आचार्य, बतावा जरा। सर ज्वर में पित्त की प्रधानता होती है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर आंसर दिया अभिषेक जी ने कि यहाँ पर चूंकि ये चैप्टर आगे ज्वर का होने वाला है शुरू, है ना। निदान में 8 रोग होते हैं, निदान में 8 रोग होते हैं। जूनियर जी पी के सब उलट आए, कैसे लिखेंगे, उलट आए, शोष, ज्वर, रक्तपित्त, कैसे थी ट्रिक, जरा डिकोड करेगा कोई। सॉरी जूनियर जी है ना आगे, हाँ जी है ना, यहाँ गुल्म आएगा उसके बाद ना, ज्वर रक्तपित्त गुल्म, पी से प्रमेय, के से क्या है, अगले चैप्टर का नाम बताओ, कुष्ठ है ना, कुष्ठ, पी के सब, शोष, उन्माद, अपस्मार, और क्या रहेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गए सब, है ना। तो ये 8 रोग हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें ज्वर पढ़ना है, सबसे पहले हमें ज्वर पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि ज्वर की संप्राप्ति बताने हैं आचार्य आत्रेय को, इतना सुंदर तरीके से लिखा गया पूरा वैदिक लिटरेचर कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है शायद। अगर दुनिया में वैसे तो इतनी निराशा है, लेकिन यदि चमत्कारिक चीजें हैं तो कभी आप वैदिक लिटरेचर पढ़िएगा, कभी उपनिषद पढ़िए, कभी वेदांत पढ़िए, कभी भगवान बौद्ध का दर्शन पढ़िए, कभी पढ़िए कोई उठा के पुराण, इतना दिव्यता से लिखी गई है चीजों को। तो यहाँ पे देखो आचार्य पहले से भूमिका बना रहे हैं, इत्तेफाकन नहीं लिखा जा रहा है, पहले जोर के बताने से पहले भूमिका बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि वो कैसे चीजों को बताने वाले हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिए बेटा कि ये रोगों के भेद हैं, ये रोगों के भेद हैं, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। फिर कहते हैं कि भैया हम मानसिक बता दें, हमने शारीरिक बता दिए, तो मानसिक भी बता दें। 2 प्रकार के होते हैं, राजस और तामस। बताओ त्रिविध गुण कौन कौन से होते हैं बेटा, त्रिविध गुण कौन कौन से होते हैं। और इसमें से मानसिक दोष कौन से होते हैं, ये सब बेसिक बात है, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे कहा भी गया है कि बिना उष्मा के, बिना पित्त के तो ज्वर नहीं होता है, तो इसलिए इसमें पहले पित्त को मानना एक स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद चूंकि संप्राप्ति पूरी अमाशय में घूमेगी, इसलिए सेकंड नंबर पे इसमें कफ को माना गया है, और बिना बात के रोग फैल नहीं सकता, तो अंत में इसमें बात को माना गया है। ये कारण दिया हुआ है, इसका यूजी से कोई लेना देना नहीं, पीजी से कोई लेना देना नहीं, मतलब है तो बायवा से केवल, ठीक है। फिर आता है व्याधि का लक्षण। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, सही आ रही है आवाज। मैं कहाँ था ये, अब यहाँ व्याधि का हमने देखो निदान निपटा लिया, निदान निपटा लिया, अब यहाँ व्याधि की बात चलेगी। तो व्याधि के यहाँ पर्याय दिए हुए हैं बेटा, व्याधि के पर्याय दिए हुए देख लीजिएगा। व्याधि है, आमय है, आमय माने भी रोग होता है, व्याधि होती है, गद भी कहते हैं इसको, आतंक भी कहते हैं। क्या बेटा सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही है। सच्चे दिल से पुकारोगे मेरी स्क्रीन जरूर आप तक पहुंचेगी, ठीक है। मास्टर की बुराई करोगे माइक ऑफ करके, पक्का स्क्रीन गायब हो जाएगी, ऐसा मैंने टोटका कर रखा है इस पर, ठीक है। तो इस सब चीज बच के रहना इन चीजों से आपको। तो अभिषेक बेटा आप कहाँ रहते हो, एटा में रहते हो क्या। सर कासगंज में रहता हूँ। कासगंज में कहाँ रहते हो, मिशन चौराहे के पास। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो हाँ हमें क्या बता रहा था कि आतंक, व्याधि कहते हैं इसको, आमय कहते हैं इसको, गद कहते हैं इसको, आतंक कहते हैं। आतंक ये तो नाम सुना सुना लग रहा है मुझे। यक्षमा कहते हैं इसको। वैसे तो यक्षमा राज यक्षमा के लिए होता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि राज यक्षमा में एकादश रूप तक आ जाते हैं, यानी कि राज यक्षमा अपने आप में कुछ ना होकर अनेक व्याधियों का समूह होता है, वो ग्रुप होता है। इसलिए हम यक्षमा कोई बीमारी कहते हैं तो कौन सी बुरी बात है। कुछ कहते नहीं, कई बार किसी इंसान से वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यही बीमारी की जड़ है, यही बीमारी है,
तो इसी तरह यक्षमा को बीमारी कह दी गया, यहाँ व्याधि का लक्षण यक्षमा भी है। लक्षण वक्षण ना ही करो तो यहाँ पे आप पर्याय कर सकते हो, पर्याय से राशि का। ज्वर तो है ही, देखो ज्वर व्याधि का पर्याय है, याद रखना। ज्वर तो ज्वर एक रोग है ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बार बार ऐसा होता है। आगे वापस आ गई। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं अरे तो मित्रों अपने आगे चरक संहिता खोल के रखो, आचार आत्रे पे इतनी मेहरबानी करो। अब आ गई सर। मान लो चली भी जाती है ना, वैसे तो वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन अगर चली भी जाती है तो आपके पास उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, वरना बिखर जाओगे आप। समझो इस बात को, चरक संहिता अपने पास खोल के रखनी है, कब तक भरोसे रहोगे दूसरी चीजों के। तो देखो ज्वर की बात करते हैं हम लोग, ज्वर की बात। देखो ज्वर तो एक रोग है ही अपने आप में, लेकिन मित्र याद रखना ये व्याधि का पर्याय भी है। तो यहाँ पर हमें दो व्याधियों के पर्याय मिल गए, एक तो यक्षमा का मिल गया है और हमें ज्वर का मिल गया है। तीसरा विकार है, हम सब जानते ही हैं, और एक रोग है। इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं, पढ़ लिया बहुत है। बस दो चीज जरूर याद रखना, एक तो बेटा ज्वर और दूसरा यक्षमा, बस इतनी सी बात याद। ठीक है मित्रों। फिर यहाँ पर शुरू होता है हमारा असली अध्याय निदान पंचक, जिसके बारे में आपको ऊपर लिखा चुका हूं मैं। श्लोक याद कर लेना, लिखने के लिए आएगा ही आएगा, बहुत सिंपल सा है। तस्य उपलब्धि, यानी कि किससे होती है उपलब्धि रोग की, किससे होता है रोग का ज्ञान। उपलब्धि वैसे तो आत्मा का विषय होता है, ज्ञान उपलब्धि, ज्ञान उपलब्धि किसका विषय होता है? आत्मा का विषय होता है। सारे स्थान में पढ़ेंगे हम लोग, पर यहाँ उपलब्धि से मतलब ज्ञान है केवल, यानी किससे हमें ज्ञान होता है रोग का। तो कह रहे निदान पुरुरूप लिंग उपशय संप्राप्ति। निदान पुरुरूप लिंग का मतलब होता है लक्षण या रूप कहते हैं जिसको, उपशय और संप्राप्ति, इन पांचों से ही हमें रोग का ज्ञान होता है मित्रों। इसी कारण हम इसे निदान पंचक कहते हैं। एक चीज याद रखना, इसको बेटा हम पंचविध ग्रह भी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हम इसे पंचविध ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप, या तो नोट्स में डाल लीजिए या यहीं पे लिख लीजिएगा अपनी बुक में। तो यहाँ पर चली है एक चर्चा कि निदान पंचक बहुत आवश्यक है। मैं साहब वैसे सारी बातें आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे एक न्याय दिया हुआ है, न्याय द्विबद्धम सुबद्धम भवति। ये हम हिंदी में कह सकते हैं, एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले तो नहीं होने चाहिए, तीन तक बहुत है, कितना झेलोगे, है ना। तो द्विबद्धम सुबद्धम भवति, एक से भले दो, है ना। कि एक चीज से हम कोई चीज प्रूव करना चाहते हैं या कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम और भी कंफर्म कर लें। किसी एक की बातों के सुनने सुनाने में ना है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। कम से कम दो तीन जगह कंफर्म कर लें। द्विबद्धम सुबद्धम भवति, यानी कि दो जगह पूछ लेना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसी न्याय के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ज्ञान तो होने को निदान से भी हो सकता था, पर हमें जरूरत थी कंफर्म करने की। तो हमने पूर्व रूप भी देखे, लिंग भी देखा, उपशय भी देखा और संप्राप्ति भी देखी। मानते नहीं मानते बच्चा? ठीक है, आपने जब पदार्थ विज्ञान पढ़ी होगी अगर होशो हवास में अपने, तो आपने पढ़ा होगा पंच वाक्य अवयव। कुछ याद आ रहा है? अनुमान प्रमाण में है ना। किसी को याद है कुछ? जी क्या बात है हुई थी? जी सर। बताओ जरा, बताओ। प्रतिज्ञा हेतु, अनुमान को वो प्रतिज्ञा हेतु हम पंचायत के यूज करते है ना, पहली चीज प्रतिज्ञा होती थी, दूसरा हेतु होता था। जल्दी बताओ। और उदाहरण उदाहरण होता था। सर दृष्टांत। पहले उदाहरण आएगा निगम। ना, पहले उदाहरण आएगा, उसके बाद क्या था? उपनय निगमन। निगमन निगमन। इसकी एप्लीकेशन करना आता है ना आपको किसी भी बात पर? जी जी है ना, सिंपल सी बात है कि जैसे कि ट्रेडिशनल एक एग्जांपल चला आ रहा है कि पहाड़ के पीछे किसी ने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो उसने नहीं, पहले तो उसने बोला अपने दोस्त से, यार पता है पहाड़ के पीछे आग लगी हुई है।
उसने क्या प्रतिज्ञा की कि पर्वतों क्या है, बहिनीमान है, पहाड़ के पीछे लगी है आग, बहिनीमान। भैया उन दोनों का कुछ चल रहा है, पहाड़ के पीछे लगी है आग। तो उसने कहा भाई कैसे? तो उसने कहा धुआं नहीं देख रहे हो मित्र, है ना? अगर धुआं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो होती है। धुआं नहीं देख रहे हो तो ये धुआं है। क्या तो ये कौन सी बात हुई, धुआं है तो आग होगी? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो पागल हो रहा है क्या? तूने देखा नहीं है क्या रसोई में जब धुआं आता है तो वहां क्या होती है साथ में? समझ रहे हो ना आप? और फिर हम एक बात कहते हैं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। अतः हम प्रतिज्ञा को पुनः दोहराते हैं कि पर्वतो बहिनीमान, कि पर्वत के पीछे निश्चित रूप से धुआं है। आप समझ पाए मैंने क्या कहा अभी? जी सर। जी सर। रिपीट कर दीजिए। ठीक 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 ठीक। ऐसे ही हमें क्या करना है, पांचों चीजों से ही रोग का निर्धारण करना है, किसी एक से नहीं करना है मित्रों। इसलिए बात रखना, द्वैबद्धम सुबद्धम भवति, ऐसा न्याय बताया गया यहाँ पर। ठीक है मित्रों, ये सब चीजें आप देख लेना एक बार। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब छोड़ देना, सब छोड़ देना। यहाँ कुछ और भी बातें हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारा सिलेबस लगभग 30% हो जाएगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि चीजें इतनी रिपीट होने लग जाएंगी अपने आप, कहोगे अरे ये तो पहले ही पढ़ा चुके हो, तो पहले ही पढ़ा चुके हो। ये हम चरक निदान 8 में देखेंगे सारी चीजें। हम वहां पर देखेंगे कि एक रोग के अनेक कारण होते हैं, अनेक रोग का एक कारण होता है, अनेक रोगों के अनेक कारण होते हैं, एक रोग का एक कारण होता है। ये सारी चीजें देखेंगे हम वहां पर, है ना? एक के पास 4 ऑप्शन है, 4 के पास 4 ऑप्शन है, एक के पास कछु ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीज देखेंगे हम। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो ये तो सारी बातें कहाँ हो जाएंगी, चरण निदान 8 में हो जाएंगी जब हम अपस्मार को पढ़ रहे होंगे। और यहाँ कुछ है बताने लगा आपको, वैसे पढ़ के देख लेना, कुछ आपको शंका यदि उत्पन्न हो तो बता देना। जैसे यहाँ पर एक श्लोक देख लेना, ये सुश्रुत, इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस आई थिंक सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 है ना? तो संक्षेपता क्रिया योग निदान परिवर्जनम, यहाँ कह रहे हैं कि यदि जो रूट कॉज है, जो बीमारी का प्रमुख कारण है, जो निदान है, यदि हम उसका ही परिवर्जन कर दें, उसे छोड़ दें, तो संक्षेप में, शॉर्ट में, तो चिकित्सा यही हो जाती है और होता है। जब तक वो चीज हमारे आसपास रहेगी जो हमें उद्विग्न कर रही है, बेचैन कर रही है, हमें उल्फत में डाल रही है, अगर जब तक हम उसे नजरों से दूर नहीं करेंगे। अब मान लो एक व्यक्ति को एसी में सोता है इसलिए जोड़ों में दर्द होता है, वो दिन भर रासना पिए जा रहा है, पंचकोट तेल लगाया जा रहा है, पंचकर्मा कराया जा रहा है, मगर क्या वो एसी में जब तक सोना बंद नहीं करेगा मित्रों, तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं होगा। नहीं सर। नहीं सर। इसलिए संक्षेपता क्रिया योगो, शॉर्टकट में तो चिकित्सा क्या होती है कि वो कम से कम निदान का तो परिवर्जन कर दे, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है वो तो छोड़ दे कम से कम। सर छोड़ना इतना आसान होता तो हम आज एमबीबीएस न होते। खैर छोड़ो, ये तो फालतू बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा पूर्व के बारे में कुछ बताया गया, अपना देख लेना। ऐसे यहाँ पर रूप के बारे में बताया गया है। मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, नोट्स में लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये मत कहना मास्टर इतनी जल्दी में क्यों पढ़ाओ सारी चीजें। आप पढ़ लेना थोड़ा सा, अगर ना आपको लगे मैं हूँ तैयार बैठा हूँ, अगली क्लास में क्वेश्चन दाग देना मेरे ऊपर। उपशय देखेंगे कि कैसे उपशय, जब सारी चीजें हमारी फेल हो जाएंगी, जब हमें न रूप नजर आ रहा है, न रूप नजर आ रहा है, न निदानों से निर्धारण हो रहा है बीमारी का, तब हम उन गूढ़ लिंग वाली व्याधियों को, उन छुपे हुए रहस्य वाली व्याधियों को जानेंगे उपशय और अनुपशय के माध्यम से, कि क्या फेवरेबल है और क्या फेवरेबल नहीं है। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी भीड़ में से आपको ये पहचानना हो कि साक्षी कौन है, तो आप क्या करोगे? सर आवाज देंगे। आवाज देंगे, जो साक्षियों को पलट के देखेगी। ठीक है, आपको कुछ सुनने में आए कि ए और बी किसी रहस्यमय प्रक्रिया में संलग्न है, आपको पता करना है, तो बस आप उसके आई मूवमेंट देखिए और ए के सामने बी का बस नाम लीजिएगा, या तो बुराई करते हुए या तारीफ करते हुए, और आपको पता लग जाएगा कि कुछ है या नहीं है। यही तो पढ़ेंगे हम लोग उपशय में।
यही तो उपसे हम पढ़ने वाले हैं, गूढ़ लिंग को कैसे पहचानते हैं हम। इसका कल एग्जाम्पल देखेंगे वातरक्त के माध्यम से। ठीक है मित्रों? हाँ बेटा, ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। राधे राधे सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।